हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नाम से ही क्लियर है, किसी भी चीज का मतलब लिक्विड फॉर्म। अभी इसके पहले हमने सॉलिड पढ़ा था, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था। अब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, 9th 10th, आई थिंक 9th 10th से आपको आ रहा है सॉल्यूशन, इवन 8th में भी है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी दो प्रोडक्ट का मिक्सचर हो सकता है। मिक्सचर अब हाई हम क्लास में आ गए, तो इस मिक्सचर हम जनरली किसका कंसीडर करेंगे? आयंस का, मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का। अब सॉल्यूशन होता क्या है? एक जनरल डेफिनेशन है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन होता है, मतलब यूनिफॉर्म होता है। मतलब कोई भी अगर आप प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी अगर सॉल्ट लेते हो, उसको किसी भी वाटर में डाल देते हो, तो उसका जो बनता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब दो मेन इसमें आपने पढ़ा ही होगा कि सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट मतलब जो स्मॉल प्रोपोर्शन में रहता है, सॉल्वेंट मतलब जो लार्ज प्रोपोर्शन में रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो NaCl प्लस H2O। मतलब नमक को आप जब वाटर में डिजोल्व करते हो, तो उससे जो बनता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये आपका बन जाएगा सॉल्यूशन। अब क्या होता है, सॉल्यूशन के काफी सारे टाइप्स भी हैं। लाइक गैस का गैस के साथ, लिक्विड का गैस के साथ, सॉलिड का गैस के साथ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी टेबल बनी हुई है बुक में, आप देख सकते हो, उसको आप लर्न कर लेना। ओनली ऑब्जेक्टिव बेस से शायद से ये पूछ सकते हैं। बाकी अब मैं आप इसको आगे जो है डीपली जो इम्पोर्टेंट है कि सॉल्यूशन का मास, मतलब सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसका मास प्लस सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन का मतलब कि सॉल्ट की क्वांटिटी जब ज्यादा होगी, मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी जब ज्यादा होगी किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सनट्रेटेड। इसको हम बोलेंगे जब सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी हो? ज्यादा हो, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट में कम होती है, तो वो कैसा कहलाता है? डाइल्यूट कहलाता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। ये दो इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन बनते हैं। और इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है? और दूसरी चीज के मान लीजिए आप, जैसे अब सॉल्यूशन की स्टडी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप इंजेक्शन, आपने सुना होगा इंजेक्शन लगाए जाते हैं बॉडी में, डायरेक्ट वेन्स में लगाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें पानी तो होता नहीं है, कोई ना कोई सॉल्यूट होता होगा जो कि इंजेक्शन के मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो उसमें भी क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है किसी भी सॉल्ट की। इसीलिए मतलब सॉल्यूशन की स्टडी की जाती है कि सॉल्यूट कितनी क्वांटिटी में हो और उसका डाइल्यूशन कितना हो, मतलब वो कितना पतला रहे, कितना कंसंट्रेटेड रहे। तो मतलब ये इस सॉल्यूशन की जो स्टडी है वो जनरली हम इसीलिए करते हैं। मतलब लाइक मेडिसिन हो गई, केमिस्ट्री ऑब्वियसली मेडिसिन में ही आता है, तो इसलिए और भी दूसरी इस चीजों में यूज होता है, लेकिन जनरली केमिकल्स का यूज हम एंटीबायोटिक्स और इनमें मतलब आपकी पूरी आप बोल सकते हो मेडिकल लाइन में करते हैं, तो इसलिए हम सॉल्यूशन की स्टडी भी करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं बता रही थी आपको कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही आएंगे। तो इसमें सबसे पहला है आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा? मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन में रहेगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जितना भी सॉल्यूशन का मास रहेगा वो, प्लस ऊपर रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब जितना भी सॉल्यूट रहेगा या जो भी प्रोडक्ट दिया जा रहा है, NaCl हो जो भी है, तो वो रहेगा ऊपर, सॉल्यूशन की क्वांटिटी नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैंने सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कंसीडर किया है। इसका एग्जांपल से आप समझ सकते हो, 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मतलब हमने क्या किया? 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड एक पाउडर लिया है, जिसको हमने 500 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया है। अब हमें इसका क्या निकालना है? मास परसेंटेज निकालना है कि सॉल्यूशन का मास कितना परसेंट है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन इसमें एक अलग से दे दिया है डेंसिटी। सॉल्यूशन की डेंसिटी उन्होंने बता दिया हमें 1.1 ग्राम। तो कैसे निकाल 1.1, तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन में कितना है? 11 ग्राम। ठीक है, उसके बाद कितने ml में डिजोल्व है? 500 ml में डिजोल्व है इनटू 100। लेकिन यहाँ पे क्या है? 1.1 डेंसिटी भी दी है, तो 500 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे? डेंसिटी में करोगे 1.1, तो ये कितना आ जाएगा? 550 समथिंग आएगा आपका। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप, 11 ग्राम
अपॉन 550 इंटू 100, तो कैलकुलेट करोगे तो आप 2 पॉइंट समथिंग में आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड है आपका मोलैरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला भी आपको होना चाहिए यार, प्लस इसको डिनोट किससे करते हैं, प्लस इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एंड फॉर्मूला, और आपको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि इन पे क्या होता है बेस्ड आपको एक या दो न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो क्या है मोलैरिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल्स का मतलब होता है सिंगल यूनिट ऑफ एटम मॉलिक्यूल या आयंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं उनको आप डिसॉल्व करोगे किसमें, इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं हम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। इसको हमेशा कैपिटल एन में डिनोट किया जाता है, ये कैपिटल एम है, ठीक है, और कैप्स बोल सकते हो आप, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, क्वेश्चन से आपको डेफिनेशन से ही उसका फॉर्मूला पता चल जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें इन लीटर में। लेकिन मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी आपको बताना चाहिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। जब हम इनको इसमें वैल्यू में पुट करते हैं तो हमारा होल फॉर्मूला क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू 1000 m अपॉन v। W मतलब आपका मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ठीक है, मोलार मास को आपने स्मॉल m से डिनोट किया, इंटू 1000, वॉल्यूम को आपने कैपिटल V से डिनोट किया, तो m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में m इंटू v, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि मोलैरिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। सिंपल से एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ H2O, वाटर की मोलैरिटी आपको निकालनी है। गिवन है हमें वेट दिया हुआ है वाटर का 1000 ग्राम, एंड इसका जो वॉल्यूम दिया है वाटर का वो दिया है 1000 ml। हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन m इंटू v। अब गिवन में हम पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, बाकी का देखते हैं। W हमारा हो गया 1000 इंटू 1000 एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम दिया है 1000, लेकिन हमारा m नहीं पता है हमें। m का मैंने बताया था आपको, m किसको बोलते हैं, m इज द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम मोलार मास कैसे निकालेंगे, मोलार मास या इसको हम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। कभी भी किसी भी आपको सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास निकालना आए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, H2O दिया है, ठीक है, H का मास कितना होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, 1 होता है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। आप क्या करोगे, आप इसका जो फॉर्मूला है इसी में वैल्यू पुट करोगे, 1 करोगे, 2 दिया है नीचे, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, इंटू 2 करोगे, ऑक्सीजन बीच में आएगा आपका प्लस का सिंबल, ऑक्सीजन कितना है 16, ये आपने निकाले होंगे 10th 11th में, आराम से आपको पता होगा, ये हो जाएगा आपका 18। तो मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास आपका कितना आ गया, यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे 18, तो वैल्यू कितनी आएगी आपको 55.5 समथिंग आएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड है हमारा, हम ये अभी हमने पढ़ा था मोलैरिटी, अब ये है क्या, मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg, दैट इज 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। उसमें क्या था, नंबर ऑफ मोल्स किस में डिसॉल्व हो रहे थे, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आप बोल सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ग्राम्स में वैल्यू जाएगी, मतलब क्या हो रहा है, लिक्विड की कंसेंट्रेशन लीटर में नापी जाती है, तो उसके लिए हम जनरली क्या कर लेंगे, मोरालिटी यूज कर लेंगे। जब ग्राम्स यानी सॉल्यूट की बात आ जाएगी, कोई सॉलिड प्रोडक्ट आ जाएगा, आपके पास सॉल्ट आ जाएगा, तो उसको हम मोलैलिटी से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला वैसे ही लिखेंगे, डिनोट इसको हमेशा किससे करते हैं, स्मॉल m से, उसको हमने किया था कैपिटल M से, इसको करेंगे स्मॉल m से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किसमें, इन kg में। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने फॉर्मूला निकाला था, कैसे निकाला था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकाला, डिसॉल्व इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाला था। तो उसका फॉर्मूला कैसा बना था, उसका फॉर्मूला था आपका कैपिटल M इज इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V था, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम लिया जा रहा था सॉल्यूशन का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास वेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं,
सॉल्यूट ले रहे हैं, सॉल्वेंट नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूट ले रहे हैं, सॉल्यूट की कैलकुलेट करना है हमें, तो यहाँ पे हमने वेट के अकॉर्डिंग डब्ल्यू क्योंकि क्या है वो ग्राम्स में है, तो ग्राम्स में रहेगा तो वो कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल m इज इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू 1000 m इंटू डब्ल्यू। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं, कैलकुलेट मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 4 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने क्या लिया 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, उसको हमने 500 ग्राम किसमें वाटर में डिसॉल्व किया है, अब वो ग्राम्स में दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे आप, गिवन वैल्यू देख लेते हैं पहले, तो हम गिवन निकाल लेते हैं, गिवन क्या है हमारे पास 4 ग्राम क्या हो गया, ये हो गया डब्ल्यू आपका हो गया 4 ग्राम, 1000 एज इट इज, ये m मतलब क्या हुआ, NaOH का आपको क्या निकालना होगा, मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, वो अभी हम देख लेते हैं, और W 500, कैपिटल W क्या हुआ आपका 500 ग्राम, ये आपका वाटर हो गया, स्मॉल m कैलकुलेट करते हैं NaOH का, NaOH सोडियम का कितना होता है 23 होता है मास, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 कितना हो गया 3 9 10 40 कितना आ गया 40 आपका क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो वैल्यू को पुटअप कर देते हैं हम, ये आपका 4 ग्राम इंटू 1000 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई 500 ग्राम, कैलकुलेट करोगे आप 1/5 समथिंग कुछ ग्राम्स में आपका आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ है हमारा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन आप बोल सकते हो, इसका फॉर्मूला हमने बताया था आपको, डेफिनेशन से ही उठा के रख सकते हैं, डिनोट किससे करते हैं कैपिटल N से डिनोट करते हैं नॉर्मेलिटी को, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लीटर्स में, फॉर्मूला कैसा आएगा इसका, यहाँ पे वही जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो वैसे ही निकालेंगे आप, मोलार मास निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट निकालेंगे, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो वो निकलता फॉर्मूला क्या है आपका W अपॉन m इंटू 1000, ये निकला था, उसको हम वैल्यू में पुट करेंगे तो फॉर्मूला आपका ये आएगा। तो अब हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, फिफ्थ हमारा है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आप ले सकते हो सॉल्यूशन में ले रहे हैं हम, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, मतलब क्या करेंगे रेशियो लेना है हमें किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, सॉल्यूशन में दो ही चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट एक होता है सॉल्वेंट, तो एक सॉल्यूट का हमने मतलब रेशियो में हमने ऊपर जो लिया वो सॉल्यूट का ले लिया, नीचे आपने क्या लिया टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में जैसे हमने सॉल्यूट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो हम n सॉल्यूट को हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा n अपॉन n प्लस n, टोटल नंबर ऑफ सॉल्वेंट विच आर प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, एंड अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना है तो कैपिटल N से डिनोट करेंगे इसको, कैपिटल N डिवाइडेड बाय n प्लस n। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी क्या होता है, कोई भी चीज जैसे कि आपका सॉल्यूट है, मैंने बताया था सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी, लेकिन ये कुछ क्या होता है फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कुछ इसमें फैक्टर्स होते हैं, आपने 9th में 10th में पढ़ा होगा, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या होते हैं ये तीनों आपको पता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, एक्सेस क्वांटिटी में सॉल्यूट होता है जो कि डिसॉल्व हो जाए, अनसैचुरेटेड में सॉल्यूट की क्वांटिटी जो होती है वो सॉल्वेंट में कम होती है, सुपर सैचुरेटेड में सैचुरेटेड की क्वांटिटी जो सॉल्ट की होती है उससे भी कम हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड, और वो डिसॉल्व नहीं हो पाता कंप्लीटली किसी भी सॉल्वेंट में, तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आगे इनका हमें यूज क्या है, एक्चुअली क्या होता है सॉलिबिलिटी ये जो हम देख रहे हैं वो हम जनरली देखेंगे किसका, गैसेस का लिक्विड में, इन लिक्विड, मतलब गैस जो होती है किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कराना, सॉल्युबल कराना, वो हम जनरली देखेंगे इसमें,
वो कैसे होता है, किसी भी गैस को लिक्विड में कैसे डिसॉल्व किया जाता है। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा, जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन N2 हुआ, या फिर आपका आप ले सकते हो CO2 हुआ, नहीं CO2 नहीं, SO2 हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो गैसेस होती हैं ये जनरली वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है। ये वाटर में स्प्रिंगली डिसॉल्व होती हैं। स्प्रिंगली मतलब स्मॉल क्वांटिटी में, स्प्रिंगली डिसॉल्व मतलब स्मॉल क्वांटिटी में डिसॉल्व होंगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम बात करें किसकी, HCl की, NH3 अमोनिया की, CO2 की, तो ये क्या होती हैं, ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं। ये स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं, ये इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं। ये क्या करती हैं, ये वाटर के साथ जनरली एसिड्स फॉर्म करती हैं, और ये जो होती हैं ये केमिकल्स फॉर्म करती हैं, सॉल्ट्स फॉर्म कर लेती हैं। ये अगर हम देखा जाए, इनको अगर हम बेंजीन हो गया, ठीक है, बेंजीन आपका बेंजीन हो गया, या इथाइल अल्कोहल हो गया, C2H5OH हो गया आपका, इथाइल अल्कोहल हो गया, ये उसमें ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है। और वहीं अगर हम इनको इसमें डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो इन्हीं की बेसिस पे हम अभी देखेंगे आगे। इसमें क्या होता है, गैसेस इन लिक्विड में क्या होता है, दो चीजें इफेक्ट करती हैं, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है प्रेशर। अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देखेंगे कैसे होता है। जब जब भी आप किसी भी, क्या हम देख किस में रहे हैं, हम गैसेस का इन लिक्विड में देख रहे हैं, ठीक है। हमने कोई भी गैस ली है, उसको हम लिक्विड में डिसॉल्व करवा रहे हैं। तो क्या होता है, ये आपके पास क्या है, मान लीजिए बीकर है, बीकर में आपका सॉल्यूशन रखा हुआ है, इसमें आपने ऊपर इतना वैकेंट स्पेस है, और इसको आपने ऊपर से क्या कर दिया है, ढक दिया है। आप क्या कर रहे हैं, आप ये आसपास जो है, ये खाली जगह जो है, इसमें क्या हुई आपकी एयर हुई, कोई ना कोई इसमें क्या हो जाएगी, गैस हो सकता है, मान लीजिए आप O2 ले लीजिए। अब क्या कर रहे हो, अब इस गैस को आपको इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कराना है। तो डिसॉल्व आप किससे कर रहे हो, टेम्परेचर पे करा रहे हो। टेम्परेचर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। आपने यहाँ से क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो हीट करने से क्या होगा, गैसेस इसमें डिसॉल्व नहीं होंगी, बल्कि क्या होगी, ये कहीं ना कहीं से इसमें इवोपरेट होंगी, गैसेस इसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। मतलब क्या होता है, जब भी आप अगर गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करवाते हो, तो टेम्परेचर के कारण गैसेस उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाती हैं, और वो इवेपोरेट हो जाती हैं, वेपराइज हो जाती हैं, वेपर्स बन जाती हैं, और वो डिसॉल्व नहीं हो पाती हैं। और ये जो रिएक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये जो रिएक्शन हुई, मतलब गैस इसमें डिसॉल्व नहीं हुई। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है, या बाहर की तरफ, थर्मिक मतलब टेम्परेचर। ऐसी रिएक्शंस, ऐसी केमिकल इक्वेशंस जो कि क्या करती हैं, हीट को बाहर की तरफ निकालती हैं, या उनमें से हीट निकलती है, तो वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल आपका नॉर्मली अपने घरों में देख सकते हो, जैसे ही चूना के CaCO3 आप क्या करते हो, पानी में डालते हो, तो एकदम से बुलबुले उठते हैं, गर्म हो जाता है वो, तो उसमें क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट निकलती है। ये भी क्या हुई, एक तरीके से आपकी एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन हुई। क्यों, क्योंकि इसमें या तो आप हीट एक तरीके से इसको दे रहे हो, और या एक तरीके से उसमें से हीट निकल रही है, तो ये हुई आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम देखते हैं टेम्परेचर का हो गया, मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब टेम्परेचर इज इनवर्सली 1 अपॉन सॉल्युबिलिटी। ये इनवर्सली 1 अपॉन में अगर आप कोई भी लिखोगे चीजें, तो वो हमेशा क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब टेम्परेचर जो है सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो किसी भी गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन जो होगा, या सॉल्युबिलिटी जो होगी उसकी, वो डिक्रीज होगी। अब आते हैं सेकंड अपना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जनरली क्या होता है, इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। प्रेशर का मतलब आपको पता ही होगा, किसी भी चीज पे दबाव डालना, प्रेशर डालना, ठीक है ना। ये हमने 2 बीकर ले लिए हैं, इसमें मान लीजिए यहाँ तक का सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, सॉल्वेंट है आपका, जिसमें आपको गैस को डिसॉल्व कराना है। ये आपके मान लो
गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ऊपर से आपने इसमें रख दिया है क्या, वेट, ठीक है। ऐसे ही हम इस साइड करते हैं, यहाँ पे हम वेट की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, W1 W2, यहाँ पे एक ही वेट रखा है, यहाँ पे गैस की क्वांटिटी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट के कारण गैस के पार्टिकल्स पास पास आएंगे, ठीक है। और ऊपर ये वेट है, इसको आप पिस्टन बोल सकते हो। पिस्टन क्या होता है, जनरली दबाने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या किया हमने हमने बीकर लिया, इसमें एक सॉल्वेंट है, इसमें भी वही सॉल्वेंट है, इसमें भी गैस है, उसमें भी गैस है, दोनों में हमें सारी चीजें सिमिलर है, सिर्फ वेट का डिफरेंस है। हमें क्या करना है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखना है सॉलिबिलिटी पे, किसी भी सॉल्यूशन की सॉलिबिलिटी पे। जब आप इस पे बीकर पे इस पिस्टन से जब वेट डालोगे तो क्या हो रहा है, इसमें पार्टिकल्स कम ज्यादा मूव कर रहे हैं, प्लस उसमें प्रेशर जो है कम पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो डबल वेट है, तो इससे क्या हो रहा है, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, तो उससे क्या होगा, आपकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि कोई भी चीज बाहर जाने के लिए तो है नहीं, यहाँ से इवेपोरेट होने के लिए या रिएक्शन या ये कोई भी हीट किसी भी तरीके की हम इसमें दे नहीं रहे हैं, हम सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर से क्या हो रहा है, पार्टिकल्स आपस में क्या हो रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, और वो जल्दी से जल्दी वाटर में मिक्सअप हो रहे हैं, क्योंकि उनको निकलने की वहां पे जगह नहीं है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि प्रेशर मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, मतलब आपका जो सॉल्युबिलिटी है से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, प्रेशर से। प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, प्रेशर डिक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। इस पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे विलियम हेनरी ने लॉ भी दिया था, ठीक है। विलियम हेनरी का लॉ भी दिया है, जिसको हम बोलते हैं क्या, हेनरीज लॉ। तो विलियम हेनरी ने कौन सा लॉ दिया था, हेनरीज लॉ दिया था। ये किस पे बेस्ड है, याद रखना है इसको कि विलियम्स लॉ ने जो दिया है वो किस पे, सॉल्युबिलिटी पर बेस्ड है, ठीक है। किसकी सॉल्युबिलिटी पे, गैसेस की, किसमें, इन लिक्विड में। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है किसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। हेनरीज लॉ ने बताया वही है, प्रेशर का जो इफेक्ट है कि मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब जितना भी मास किसी भी गैस का अगर आप डिसॉल्व करते हो किसमें, सॉल्वेंट में, किस पे करते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है, टेम्परेचर मतलब नॉर्मल। यहाँ हम अगर अभी नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी एक बीकर लेंगे और उसमें प्रेशर बनाएंगे, तो आसपास की जो गैसेस है, वो जो सॉल्यूशन होगा या नीचे जो सॉल्वेंट होगा, वाटर ले लेंगे, तो उसमें हम प्रेशर बनाने पे वो ऑक्सीजन जो भी है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में गैस रहेगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो टेम्परेचर कैसा हुआ, नॉर्मल अपना कांस्टेंट हो गया, मतलब टेम्परेचर में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी गैसेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। मतलब तब तक आप उसमें प्रेशर बनाओ तो जब तक कि वो पूरी गैस उसमें डिसॉल्व नहीं हो जाती और उसमें एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाती। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, एलपीजी के सिलेंडर होते हैं, उसमें क्या होता है, गैस जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। अगर आप देखोगे जैसे ही आप नॉब खोलते हो तो गैस का प्रेशर क्या होता है, प्रेशर से एलपीजी के सिलेंडर में गैसेस भरी जाती हैं एंड वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। कभी भी देखना, उसको हिला के देखोगे आप, नॉर्मली इको उसमें एनवायरमेंट में सुनोगे तो उसमें से लिक्विड जैसी आपको वॉइस आएगी, मतलब आवाजें आएंगी। तो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है बाय दी प्रेशर, और फिर उसको क्या होता है, जैसे ही हम नॉब चालू करते हैं, बर्नर चालू करते हैं, तो उसका प्रेशर रिलीज होता है और वो गैस के फॉर्म में उसमें आ जाती है। तो इसको हम फॉर्मूले के थ्रू कैसे डिनोट करेंगे, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, वेयर हमने जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है ये, इसको जब हम हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट यूज होता है, तो k हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे यूज किया है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको आप p कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब एक और इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ, जैसे कि जो एक्वेटिक फिश होती हैं, ठीक है, लैक्स होते हैं, ठीक है, या फिर मराइन दलदल वाला जो इलाका रहता है, उसमें क्या होता है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिश होती हैं,
उनको क्या होता है, ये जो रहते हैं ये समर के कंपैरिजन में विंटर में इजीली सरवाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब विंटर आती है तो प्रेशर कम होता है टेम्परेचर का, और जब समर होता है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है और प्रेशर कम होता है। और उससे क्या होता है, आपका जो लेक है उसका जो टेम्परेचर जब हाई रहेगा समर में तो इवोपरेशन ज्यादा होगा, तो गैसेस जो होंगी वो क्या होंगी, कम डिजोल्व हो पाएंगी वाटर में। तो इनको क्या होता है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑक्सीजन जब डिजोल्व नहीं हो पाएगी सही से तो वो सही से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और विंटर में क्या होता है, विंटर में यही कंडीशन फेवरेबल हो जाती है। कैसे फेवरेबल होती है? क्योंकि विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर होता है कम और प्रेशर होता है ज्यादा, तो इसकी वजह से वो इजीली ऑक्सीजन ले पाते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन उन्हें अच्छी क्वांटिटी में मिल जाती है। साथ ही क्या होता है, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स ज्यादातर ऊपर नहीं, तो मतलब जो ऊपर का जो एरिया होता है वाटर का उसमें रहना पसंद नहीं करते, वो जनरली नीचे डीप कंडीशन में, मतलब लेक्स हो गए, सीज हो गए, इसमें जितने भी आपको एनिमल्स मिलेंगे वो ज्यादातर सबमर्ज्ड अंडरग्राउंड ही रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नीचे डेप्थ में रहते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉज में पहला क्या है, हमने पहले पढ़ा था हेनरी लॉ के बारे में, अब एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसकी। तो पहला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ब्रेवरेज, मतलब जैसे कि आपने सॉफ्ट ड्रिंक है आपकी, ठीक है, इसके बाद आपका कोल्ड ड्रिंक हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, इसके बाद आप जैसे कि शैंपेन हुई, बियर हुई, इन सब में क्या होता है, इन सब में जनरली क्या होता है, CO2 रहती है। आप जब भी उसकी बॉटल ओपन करते हो तो क्या होता है, प्रेशर से बबल्स के फॉर्म में क्या निकलती है, वो एफर्वेसेंस जिसकी निकलती है वो CO2 की होती है। तो हेनरीज लॉज में क्या बताया था, प्रेशर बताया था कि प्रेशर से आप किसी भी चीज को, मतलब जितना प्रेशर आप डालोगे उतना ज्यादा वो क्या होगी, गैस जो होगी वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी। यही था हमारा हेनरी लॉ। तो ऐसी तरीके से इसकी एप्लीकेशन हेनरी लॉ की हम इस तरीके से इतने डिफरेंट डिफरेंट चीजों में यूज करते हैं। हम स्टडी इसलिए ही करते हैं सॉल्यूशन की, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे सॉल्यूशन का या उसमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट का यूज किया जा रहा है। तो हमने सॉफ्ट ड्रिंक में क्या हो गया, CO2 क्या हुई, गैस हुई, ठीक है, और गैस किस में हो गई, डिसॉल्व किस में हुई, इन लिक्विड में हुई डिसॉल्व। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से उसको प्रेशराइज करके हुआ, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हमारे पास हेनरीज लॉज का यूज हो गया, मतलब हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या हो गया कि हम कार्बोनेटेड जितने भी बेवरेज होते हैं, कार्बोनेटेड का मतलब ही होता है जिसमें कार्बन आ जाए, ठीक है, तो कार्बोनेटेड मतलब CO2 हो जाए, मतलब जितनी भी गैसेस होती हैं जनरली CO2 ही पाई जाती है, तो वो बेवरेजेस में यूज की जाती हैं। अब नेक्स्ट है आपका इन डीप सी डाइविंग, या इसको आप बोल सकते हो स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, जनरली जो डाइविंग करते हैं वो डेप्थ में करते हैं स्कूबा डाइविंग। तो डेप्थ में क्या होता है, प्रेशर किसका, एयर का हो गया, वाटर का हो गया, मतलब वाटर का जनरली आप बोल सकते हो। प्रेशर क्या होता है, किसी भी अगर कोई वाटर में जाएगा, पानी में तैरने जाएगा और वो डेप्थ में जाएगा तो उससे क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो उसको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए वो क्या ले जाते हैं, कुछ सिलेंडर्स ले जाते हैं, उन सिलेंडर में जनरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, मतलब नाइट्रोजन गैस रहती है और ऑक्सीजन गैस रहती है। जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं उनको उतनी ज्यादा क्या होती है, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी उनको मिल रही, उतनी ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, जैसे जैसे वो डेप्थ में जाएंगे हाई क्वांटिटी में उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी और वो नाइट्रोजन इनहेल भी करते हैं। जितना ज्यादा नाइट्रोजन वो इनहेल करते हैं, जब वो ऊपर की तरफ आते हैं, नीचे से वो ऊपर की तरफ आते हैं, सरफेस पे आते हैं, तो क्या होता है, ये नाइट्रोजन उतनी ही जल्दी क्या होती है, बॉडी से रिलीज होने लग जाती है। जितना हमने अंदर इनहेल किया है उतना ही वो तेजी से रिलीज होती है। तो समटाइम्स क्या होता है, ये हमारी आर्टरीज और वेन्स या कैपिलरीज जो होती हैं उनके लिए हार्मफुल होती है। हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि वो ब्रस्ट भी हो जाती है, पेनफुल होती है, डेंजरस होती है। तो ये इस टाइप के सिलेंडर्स पहले यूज किए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे हमने स्टडी करी फर्दर तो इन टाइप के जो सिलेंडर्स हैं उनको रिप्लेस किया गया और उसकी जगह क्या हुआ, O2 और हीलियम के सिलेंडर। हीलियम क्या होती है, बहुत ज्यादा लाइट होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, और हीलियम गैस के हमने सिलेंडर्स वहां पे हीलियम प्लस ऑक्सीजन के सिलेंडर हमने वहां पे यूज करना स्टार्ट किए, जिससे कि क्या होता है, जो डेंजरस कंडीशन होती है, पेनफुल कंडीशन होती है, या जो पर्सन है जो डाइविंग कर रहा है उसके डेथ के चांसेस जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। जनरली इस कंडीशन को, जो कंडीशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। मतलब क्या होता है, जब कोई भी डाइविंग करने के लिए नीचे गया
नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला उसने सिलेंडर यूज किया, तो उससे क्या होगा, हाई क्वांटिटी में उसने ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन इनहेल करी, वो ऊपर आया तो उसी हाई क्वांटिटी से उसने रिलीज करना स्टार्ट किया, रिलीज करेगा तो जो ब्लड कैपिलरीज है उनसे क्या होगी, नाइट्रोजन रिलीज होगी, तो वो प्रेशर बनाती है, प्रेशर के कारण ये क्या होती है, ब्रस्ट भी हो सकती है। जब ये ब्रस्ट होंगी तो कौन सी कंडीशन आएगी, बैंड्स की कंडीशन। इसलिए इसको हमने रिप्लेस करके ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले सिलेंडर को रिप्लेस करके क्या यूज किया, हमने ऑक्सीजन और हीलियम के सिलेंडर्स का यूज किया। अब आते हैं हम एट हाई एटीट्यूड। हाई एटीट्यूड मतलब जैसे कि जो माउंटेनर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, हाई माउंटेन रेंज को कवर करते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, वो भी यही O2 और हीलियम के सिलेंडर कैरी करते हैं। पहले जनरली वो क्या करते थे, ऑक्सीजन के ही सिलेंडर कैरी करते थे, लेकिन अब जब एडवांस टेक्नोलॉजी आई तो ऑक्सीजन हीलियम के सिलेंडर्स उन्हें यूज करना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ कि जो उनको जब वो क्लाइंब करते हैं तो प्रेशर क्या बढ़ता है, ऑक्सीजन का कम होता जाता है, और वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर भी माइनस रहता है, तो उससे क्या होता है, उनकी जो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, उन पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं एनोक्सिया। ठीक है, एनोक्सिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में, तो हमारा माइंड जो है और थिंक करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, हम थिंक नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है, तो उस कंडीशन को हम एनेक्सिया बोलते हैं।